आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। क्या है? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। ये क्या होता है टर्मिनल विभवांतर? कि कोई भी एक हमारा सर्किट है, जैसे एक सर्किट ले लो, ये वाला है, ये मान लो कि हमारा कोई सर्किट है। इस सर्किट के कोई से दो पॉइंट ले लिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट ले लिए। इन दोनों पॉइंटों के बीच अगर हम किसी एकांक आवेश को इसमें प्रवाहित करने लगे तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच हमें एक एकांक आवेश को प्रभावित करने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। ये बात क्लियर है? टर्मिनल विभवांतर क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इसके चैप्टर में से एग्जाम में आने के लिए, वो है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टू टाइप के होते हैं। हम सेलों का संयोजन आपके चैप्टर में दो तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और समांतर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, इसमें से सबसे पहला वाला टॉपिक जानेंगे हम कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम सेलों को ऐड कर सकते हैं। देखो, मान लिया कि मैंने n सेल लिए, n सेल माना, देखो इसमें साथ साथ लिखते चलना आप जो मैं बोल रहा हूँ। माना n सेल जिनका विद्युत वाहक बल E तथा, देखो इसमें क्या लिया कि मैंने n सेल ले लिए, ये वाले ऐसे करके कितने सेल ला दिए? n सेल। और कौन से क्रम में जोड़ दिए? श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। और यहाँ पे मान लो कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध कोई जोड़ दिया, और यहाँ पे कोई एक कुंजी लगा दी। ठीक है ना। और इसमें जितने बारी हमारे सेल लगे हुए हैं उन सभी का विद्युत वाहक बल सेम है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और इनका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें इसमें टोटल धारा का मान ज्ञात करना होता है। ये बात क्लियर है? इसमें क्या करेंगे? टोटल धारा का मान निकालेंगे। तो इसमें लिखोगे क्या कि माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, जिससे इनमें से एक बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा प्रभावित की जा रही है। तो उस विद्युत धारा का मान होता है, देखो उस विद्युत धारा का मान निकालना है। उस विद्युत धारा के मान से पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें कुल विद्युत वाहक बल कितना है। तो पहले क्या लिखोगे? कुल विद्युत वाहक बल। पहले कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखो कितने सेल हैं? n सेल हैं, और कौन से कॉम्बिनेशन? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होगा? जितने सेल होंगे उतनों को सभी को जोड़ देंगे, और समान सेल है तो इसमें n बार उतने ही सेल जुड़ जाएंगे। यानी कोई नंबर लेते हैं 2 + 2 + 2 n टाइम करेंगे तो 2 × n कर देते हैं। ऐसे ही n सेल हो गए। और जो कुल निकालेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध और श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो R1 + R2 + R3 कितने हो जाएंगे? टोटल Rn। कितने होंगे? Rn। NR प्रतिरोध हो गए। तो अब चाहिए हमें धारा। इससे पहले एक और चीज निकाल लो, कुल परिपथ में पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध।
वो कितना होगा, देखो इसमें ये प्रतिरोध है, ये भी श्रेणी क्रम में, इनके साथ एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो एन आर, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब आई धारा, कुल धारा निकालेंगे इसमें, कुल धारा यानी परिपथ में कुल धारा। आई इज इक्वल टू क्या था कि कुल विभव बट्टे कुल प्रतिरोध। कुल विभव कितना है, एन ई, और कुल प्रतिरोध कितना है, एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये होगी इस परिपथ में कुल धारा निकालने का तरीका। ये बातें क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। तो इसमें क्या करोगे, तो समांतर क्रम में सेलों कैसे जोड़ते हैं, एक सेल ऐसे जोड़ दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, एक और सेल ऐसे जोड़ दिया, इसके साथ एक और सेल को जोड़ दिया, इसके साथ एक और सेल, ऐसे एन सेल जोड़ दिए, इनके सभी पॉजिटिव सिरे एक साथ जोड़ दिए और नेगेटिव सिरे भी एक साथ जोड़ दिए, और इन सभी से एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिए जो कि आर है। कोई एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जो कि क्या है, आर है। इसका विद्युत वाहक बल का, प्रत्येक का विद्युत बल ई है, और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है ना। क्या लिखोगे पहले कि मानना एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। इनमें इसमें प्रवाहित धारा, कुल धारा आई है, जो कि एक बाह्य प्रतिरोध में बह रही है, इसके साथ एक कुंजी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तब इस पूरे परिपथ में कुल धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है। देखो श्रेणी क्रम में अगर हम समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, तो वो होगा ई के बराबर, यानी कि समांतर क्रम में समान है और उसमें से एक एक करके सेल खर्च होने लगता है, तो उसमें हर एक का उसका विद्युत वाहक कितना होगा, ई। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात अब निकालेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN, और जबकि प्रतिरोध समान हो तो N/R, ये आएगा 1/R का मान, और इसको पलट दोगे तो R/N, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, R/N। ये बात क्लियर है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा पूरे परिपथ में, वो होगा R/N प्लस कैपिटल आर, क्योंकि ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है पूरे निकाय के साथ। तो कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा होगी I इज इक्वल टू, देखो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E बट्टे कुल प्रतिरोध R/N प्लस R, इनका एलसीएम ले लें तो I इज इक्वल टू आएगा E बटे एलसीएम आएगा N, R प्लस N कैपिटल R। तो I इज इक्वल टू आएगा NE अपॉन स्मॉल r प्लस N कैपिटल R। ये होता है इस परिपथ का, इस समांतर क्रम में जुड़े परिपथ का कुल धारा की कुल धारा, ठीक है। I इज इक्वल टू स्मॉल NE बट्टे स्मॉल r प्लस स्मॉल n कैपिटल R। ये बात क्लियर होगी। सेलों का संयोजन, इस तरीके से सेल जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट इसका चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम, ठीक है ना। क्या है, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ सेकंड लॉ। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से, यानी किरचॉफ का धारा नियम, या जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, जंक्शन लॉ, संधि नियम के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का धारा नियम, जंक्शन नियम, ठीक है ना। इसे जानते हैं हम KVL के नाम से, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें वोल्टेज की बात की जाती है और इसमें धारा की बात की जाती है। यह KSL यानी किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसे हम लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप लॉ।
लूप लॉ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट लॉ क्या होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी KCL या करंट लॉ। इसमें करंट लॉ के बारे में कैसे बताया गया है, कैसे कहा गया है करंट लॉ है। तो इसमें किरचॉफ ने बताया था कि हमारे जो एक परिपथ में किसी भी एक बिंदु पर एक संधि बननी चाहिए। जैसे जंक्शन बोला ना, तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है कि एक ही ऐसा पॉइंट जहाँ से तीन जगह आने जाने का रास्ता हो। जंक्शन कब कहलाएगा कि एक ये पॉइंट है, इससे तीन जगह हम आ जा सकते हैं, या तो आ सकते हैं या जा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं संधि, ठीक है ना। संधि हम दो चीज़ों को नहीं कह पाएंगे, दो चीज़ों के मिलाप को। संधि हम कहेंगे तीन पॉइंटों को, जिन तीन पॉइंटों को हम मिला सकते हैं, यानी आने जाने का रास्ता तीन जगह से हो, उसे हम कहेंगे संधि, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी परिपथ में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किस तरीके से, देखो मैंने मान लिया कि ये एक मेरा पॉइंट है जिसे हम संधि का नाम दे रहे हैं। यहाँ से धारा आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ पे गई, यहाँ भी गई, यहाँ से आई और यहाँ से भी आई। तो माना ये I1 धारा आई, I2, I3, I4, I5 और I6 और I7। अब देखो ये मान लिया कि I1 क्या आने वाली धारा, तो I1, I2 भी आने वाली धारा, I3 भी आने वाली धारा और I4 जाने वाली धारा, और I5 भी कैसी है, जाने वाली धारा, और I6 आने वाली धारा और I7 जाने वाली धारा। तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो कैसा होगा, जीरो। या ऐसे भी कह सकते हैं हम एक सिंपल फॉर्मेट में कि आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जाने वाली धाराओं के बराबर, आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जाने वाली धाराओं के। ये बात क्लियर है। अब देखें KVL, किरचॉफ का सेकंड लॉ। ये होता है कि एक उसमें बंद परिपथ, लूप लॉ मतलब किसी बंद परिपथ का नियम। तो ये मान लो कि एक हमारे पास एक बंद परिपथ है, ठीक है ना, एक ये परिपथ है, इसमें एक और परिपथ जोड़ दिया, वो ये परिपथ है, ठीक है ना। ये मान लो इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो इसमें कुल कितने बंद परिपथ हैं, इसमें दो बंद परिपथ हैं। वो कौन सा, फर्स्ट वाला ये रहा और सेकंड वाला ये रहा। इसका मान लिया रेजिस्टेंस प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। इससे निकलने वाली धारा कितनी है, I1 है, इससे निकलने वाली धारा I2 है। तो यहाँ से धारा जब जाएगी तो यहाँ पे मिलेगी, और देखो यहाँ से इधर से भी आ रही है, इधर से भी धारा आ रही है और यहाँ पे आके निकल रही है इस तरीके से। तो ये क्या होगी, एक संधि होगी। तो यहाँ पे मान ली I1 धारा, ये I2 धारा, ये क्या होगी I3 धारा, जो कि बराबर होगी I1 प्लस I2 के बराबर। यानी ये दो आने वाली धारा, एक बराबर जाने वाली धारा। ये बात क्लियर है। तो ये देखो कि इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहता है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार कि इसमें जाने वाली संगत धाराओं तो संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी इसमें जितने भी चूंकि संगत धारा और प्रतिरोध V बराबर IR, तो इसमें धारा और प्रतिरोध इनका गुणनफल होगा तो बनेगा विभव, बनेगा ना विभव। तो उस विभव की बात की जाती है, उसमें विभव का नियम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसीलिए बोलते हैं इसे। तो देखो इसमें इसको नामकरण करता हूँ A B C D E और F। इस बैटरी की धारा कहाँ से, इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे 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 निकल के आएगी। तो पहले बंद लूप में देखेंगे क्लोज्ड लूप A B C D A में, क्लोज लूप A B C D A में इसमें क्या क्या है। तो देखो इसमें देखो एक और बात याद रखना आप कि जो धारा की दिशा में चलते हैं हम, धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं तो उसमें विभव, जो विभव होगा ना, वो विभव का योग होगा, वो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन चलेगा, यानी प्लस का होगा, और विद्युत वाहक बल माइनस का होगा। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, ऐसे चलेंगे, तो जो विभव होगा वो प्लस का होगा, और जो कि बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा माइनस का। अगर विपरीत दिशा में चलेंगे हम तो E प्लस का होगा और विभव माइनस का होगा। ये बात क्लियर है। चलो फर्स्ट लॉ में देखो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है विभव, यहाँ पे इसमें धारा कितनी है I3, यहाँ से कितनी है I3, यहाँ पे आके I1 चली जाएगी, यहाँ आके I2 जाएगी। तो ये हो जाएगा R1 I3 प्लस
R2I3 माइनस कौन सा वाला E1 बराबर 0। एक समीकरण ये बन गया। अब सेकंड क्लोज्ड लूप कौन सा वाला, यहाँ से देखो FABCEF में FABCDEF में देखो इसमें कहाँ से प्रतिरोध ये वाला R4 में कितनी धारा है I2। फिर यहाँ से गए कोई धारा नहीं, यहाँ पे आए तो प्लस R1I3, इस वाले में आए प्लस R2I3, प्लस इस वाले में आए तो R3I2 बराबर माइनस इस वाले में आए तो E2 माइनस का होगा और बराबर 0। तो इसमें जो कुल विभव आया वो कितना आया 0 आया। तो यही होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करोगे, I3 की वैल्यू पुट करोगे क्या I1 प्लस I2, यहाँ से जो मान चाहिए हमें संगत प्रतिरोध का या संगत धारा का उसे निकाल लोगे।